कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। दोस्तों आज हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। उत्तराखंड का इतिहास से हमारे एग्जाम में 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन फंसते हैं, जहाँ से हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको रट्टा मार दो दोस्तों। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कटोच को जाता है। यशवंत सिंह कटोच को उत्तराखंड पुरातत्व दिशा के लिए आपका आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल, कांति प्रसाद, मदन भट्ट एवं शिव प्रसाद डबरा आदि विद्वानों को जाता है। उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसको पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटोच, कांति प्रसाद, मदन भट्ट एवं शिव प्रसाद डबरा आदि विद्वानों को जाता है। उत्तराखंड के पुरातत्व का जनक हेनरी हैनवुड को जाता है। हेनरी हैनवुड को जाता है पुरातत्व का जनक। उत्तराखंड में जो पुरातत्व के फादर हैं, पुरातत्व के जनक हैं हेनरी हैनवुड को जाता है। हैनवुड ने 1856 में देवधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की थी। 1856 में हेनरी हैनवुड के द्वारा देवधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज करने के लिए जाता है। यहाँ पे उन्होंने ओखली की खोज की थी। ओखली हरिद्वार के भाद्राबाद से ताम्र उपकरण मिलते हैं। हरिद्वार के भाद्राबाद आपके हरिद्वार में पड़ता है, जहाँ से ताम्र के उपकरण मिलते हैं। ताम्र उपकरण मिलते हैं आपके हरिद्वार के भाद्राबाद से। मृदभांड की खोज 1951 में होती है। हरिद्वार के भाद्राबाद से 1951 में ताम्र उपकरण एवं मृदभांड की खोज कब होती है? 1951 में होती है। यह खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यह खोज होती है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा यह खोज की जाती है। 1953 को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के भाद्राबाद में पाषाणकालीन अवशेष खोज की थी। 1951 में तो खोज हुई थी, और 1952 और 53 को यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हरिद्वार के भाद्राबाद में पाषाणकालीन अवशेष की खोज की गई थी। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हरिद्वार में भाद्राबाद में पाषाणकालीन अवशेष की खोज 1952-53 में की गई थी। अल्मोड़ा के रामगढ़ घाटी में पाषाणकालीन अवशेष की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने अल्मोड़ा में रामगढ़ घाटी से पाषाणकालीन अवशेष खोज की थी। यशोधर मठपाल के द्वारा रामगढ़ घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स की खोज यशोधर मठपाल ने की थी। यशोधर मठपाल ने रामगढ़ घाटी के नौला ग्राम से कप मार्क्स की खोज की थी यशोधर मठपाल के द्वारा। महरू उड़ियार, कौन सा उड़ियार? महरू उड़ियार का संबंध भी रामगंगा घाटी से है। महरू उड़ियार का संबंध, उड़ियार गुफा को बोलते हैं। महरू उड़ियार का संबंध रामगंगा घाटी से है। चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी से प्राप्त होते हैं आपके चित्रित धूसर मृदभांड, जो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा खोजी गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 में, कुमाऊं विश्वविद्यालय कब किया था? 1998 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा 1998 में जो MP जोशी है, महावीर प्रसाद जोशी और DS जोशी के संरक्षण में उत्खनन कार्य किया था। 1998 में जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 में MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन के कार्य की शुरुआत की थी। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लोह फलक हैं। जो लोहे के फलक हैं ये सर्वाधिक प्राचीन मिले हैं। उत्तराखंड से लोह उपकरण सर्वाधिक प्राचीन उपकरण मिले हैं। 5 ताम्र मानव आकृति की खोज 1999 को की गई थी। 1999 में 5 ताम्र मानव आकृति की खोज कब की थी? 1999 में नैनीताल में होती है। 1999 में नैनीताल में 5 मानव आकृति की खोज 1999 में की गई थी। ताम्र की थी बनी हुई। मंगोलियस शैलचित्र एवं खोटानी नाला से पाषाण युगीन अवशेष नैनीताल से प्राप्त होते हैं। जो मंगोली शैलचित्र होते हैं और जो खोटानी नाला पाषाण युगीन अवशेष आपके नैनीताल से प्राप्त होते हैं 1999 को। ये आपके मानव आकृतियाँ हैं, 5 ताम्र मानव आकृतियाँ। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी सलाश्रय से अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। जो 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं। सलाश्रय खोज। वैदिक काल में उत्तराखंड के त्रिशु जन का शासन था। ये वाला क्वेश्चन आर्क था दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आर्क दोस्तों, जब तक ये टॉपिक चल रहा है, ये एग्जाम में आर्क हैं कई बार। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो त्रित्सु। कौन सा? त्रित्सु। ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ एक बार। त्रित्सु जन का शासक था वैदिक काल में उत्तराखंड में। महास्म संस्कृति ऐसे संबंधित आकृतियां द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर आपके द्वाराहाट में है। यहाँ पे महास्म संस्कृति प्राप्त होती है। चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट से प्राप्त होती है महास्म संस्कृति। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स मिलते हैं। कितने कप मार्क्स मिलते हैं? द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से 200 कप मार्क्स प्राप्त होते हैं। महास्म संस्कृति के आकृति की खोज 1877 में
रॉबर्ट कार्नर द्वारा की गई थी। जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट कार्नर के द्वारा 1877 में चंद्रेश्वर मंदिर से 200 कप मार्क से खोज होती है। महात्मा संस्कृति आकृति की, जिसकी आकृति महात्मा संस्कृति की जैसी है। कप मार्क्स का संबंध महात्मा संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम बार उल्लेख कार्नर ने किया था। जो कप मार्क्स हैं, इसका संबंध महात्मा संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम बार उल्लेख किसने किया था? कार्नर ने महात्मा संस्कृति का उल्लेख किया था सबसे पहले। कुमाऊं से प्राप्त महात्मा कालीन कप मार्क्स 7 प्रकार के में विभाजित हैं। जो कुमाऊं में 7 प्रकार के महात्मा कालीन कप मार्क्स विभाजित किया गया था। रामला घाटी के नौला ग्राम से यशोधर मठपाल ने 73 कप मार्क्स खोजे थे। रामला घाटी से के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल के द्वारा 73 कप मार्क्स खोज की गई थी। देवधुरा के कप मार्क्स खोज डॉक्टर जोशी को जाता है। कप मार्क्स खोज डॉक्टर जोशी को जाता है। इससे पहले हेनरी वुड ने। नयार घाटी में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर कटोच जाता है, यशवंत सिंह कटोच को जाता है। नयार घाटी में कप मार्क्स खोज डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को जाता है। उत्तराखंड पूरा प्रजातियां कौल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कौल को माना जाता है। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह को कौन थी? कौल प्रजाति के लोग दिखने में कुरूप व भद्दे थे। जो कौल प्रजाति के लोग थे वो दिखने में कुरूप थे और भद्दे थे। साहित्यिक ग्रंथों में कौलों का वर्णन मुंड व सबर नाम से मिलता है। जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें कौलों का वर्णन मुंड व सबर नाम से मिलता है। कौल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करते थे। लिंग पूजा कौन करते थे? कौल प्रजाति करती थी। कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में प्रचलित थी। इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखता है। जो कौल प्रजाति है इसमें भूटांतिक प्रभाव दिखता है। शिव प्रसाद डबराल कौल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल जो हमारे इतिहासकार हैं वो आपके कौल या मुंड को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल। किरात प्रजाति। कौल के बाद उत्तराखंड में किरातों का अधिपत्य था। कौल के बाद कौन आते हैं? किरात लोग आते हैं उत्तराखंड में। किरातों को किन्नर या कीर भी कहा जाता है। किरातों क्या कहा जाता है? किन्नर या कीर कहा जाता है किरातों को। स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भील कहा गया है। स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया है। स्कंद पुराण का क्वेश्चन आ रखा है एक बार। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भील कहा गया है। किरातों की भाषा या बोली मुंडा थी। किरातों की भाषा और बोली क्या थी? मुंडा थी। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखिर प्रजाति थी। जो किरात प्रजाति थी जब भ्रमणकारी थे, घुमक्कड़ थे, पशुचालक थे और आखिर प्रजाति थी जब किरात जाति। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों का नेता शिव भगवान मानते थे, झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था शिव भगवान ने। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लो केदार नामक स्थान पर होता है। जो किरातों के साथ जो युद्ध होता है अर्जुन का वो विल्लो केदार नामक स्थान पर होता है, जिसे शिव प्रयाग कहा जाता है। विल्लो केदार के पास पर जिसे अब क्या कहते हैं? शिव प्रयाग कहा जाता है। बाणभट्ट की कादंबरी किसकी बुक है? बाणभट्ट की कादंबरी भी इस क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करता है। जो बाणभट्ट की कादंबरी है वह भी इस क्षेत्र की पुष्टि करता है किरातों की। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। जो कालिदास की जो रघुवंश महाकाव्य कालिदास की, इसमें किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थान पर किरातों के वंश मिलते हैं। अभी भी वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट पिथौरागढ़ में किरातों के वंश मिलते हैं। खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के कौन से पर्व में? सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। जो खस थे वो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे खस लोग। इसका वर्णन मिलता है सभा पर्व में। महाभारत के सभा पर्व में मिलता है। खस लोग कौरवों के ओर से युद्ध लड़ते हैं। इसका वर्णन के सभा पर्व में मिलता है। राजशेखर के काव्य मीमांसा किसके? जो काव्य मीमांसा है ये राजशेखर की बुक है। काव्य मीमांसा किसकी बुक है? काव्य मीमांसा राजशेखर की पुस्तक काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर की खसाधिपति राज्य हुआ करता। मध्य हिमालय में खसाधिपति का राज्य हुआ करता था। उस टाइम पे मध्य हिमालय में किसका राज्य हुआ करता था? खसाधिपतियों का राज्य हुआ करता था। 1885 में खसों को शूद्र वर्ग से सम्मिलित किया था। खसों को शूद्र वर्ण कब मिलता है? 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। घर जमाई रखने की प्रथा खसों में प्रचलित थी। जो घर जमाई प्रथा थी ये खसों में प्रचलित थी सबसे ज़्यादा। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। जो खसों की जो विधवा है किसी भी पुरुष के साथ मतलब विवाह कर सकती थी, जिसे टिकवा प्रथा भी कहते हैं। जब विधवा पुनर्विवाह किस क्या कहते हैं? टिकवा प्रथा कहते हैं। खसों में प्रचलित थी। छठेला प्रथा खसों से व्याप्त थी। जो छठेला प्रथा वो खसों से व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को छठेला कहा जाता है। जो खस जाती है अगर उसने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करी तो उसके जो पहले पति से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? छठेला कहा जाता है।
खस प्रजाति के लोग अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे। जो खस प्रजाति के लोग थे वो अपने ज्येष्ठ पुत्री को, जो सबसे बड़ी पुत्री होती थी खसों की, वो मंदिरों में दान कर देते थे। खसों में पशु बलि प्रथा भी प्रचलित थी। पशु बलि प्रथा के खसों में प्रचलित थी। टिकवा प्रथा कठाले कहते हैं। टिकवा प्रथा कहते हैं, कठाले कहते हैं। भूटिया भूटांतिक कैसों का प्रजातियाँ। भूटांतिक कैसों का प्रजातियाँ भूटानिक प्रजाति को व्यापारिक प्रजाति कहते हैं। जो व्यापारिक प्रजाति किसे कहते हैं? भूटांतिक प्रजाति को क्या कहते हैं? व्यापारिक प्रजाति कहते हैं। काली नदी घाटियों में रहने वाले भूटांतिक भूटिया प्रजाति को सौका कहते हैं। जो काली नदी में रहते हैं भूटिया लोग कहते हैं सौका। सौका पथड़ में रहते हैं सौका, जो काली नदी के तट पर रहते हैं। 1962 तक भूटिया जाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 तक भूटिया जाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौता के आधार पर भूटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त होती है। 1914 में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौता होता है, जिसमें भूटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त होती है। भूटांतिक के समूह को कुंज कहते हैं। कुंज किसे कहते हैं? जो भूटिया लोग होते हैं ना, भूटांतिक जो भूटिया लोगों के जो समूह होते हैं उसको क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। भूटिया लोगों के समूह को कुंज कहा जाता है, कुंज। भूटांतिकों की अनेक उपजातियाँ हैं जो निम्न प्रकार की। भूटांतिकों की वैसे 10 उपजातियाँ हैं। गबरियाल भूटांतिक उपजाति है। गुजियाल भूटांतिक उपजाति है। मर्तोलिया भी भूटांतिक उपजाति है। टोलिया पांगती आपकी भूटांतिक जाति की उपजातियाँ हैं। भूटांतिक की उपजातियाँ राठ संगोत्र में विभक्त थी। जो भूटांतिक जो उपजातियाँ वह राठ व संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भूटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते हैं। राठ को भूटिया लोग क्या मानते हैं? बिरादरी का सूचक मानते थे। राठ के अंदर आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। जो राठ के अंदर आने वाले जो परिवार के बीच मतलब राठ लोग एक दूसरे के साथ विवाह नहीं करते थे, वह अन्य उपजाति से विवाह करते थे। रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिक में होती थी। रणबड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटियों में है। भूटिया लोग घुरमा देवता की पूजा जैसे वर्षा का देवता भी कहते हैं घुरमा देवता। भूटिया लोग वर्षा की प्राप्ति के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? घुरमा देवता की पूजा करते हैं भूटिया लोग। घुरमा देवता की पूजा कौन करते हैं? भूटिया लोग करते हैं वर्षा को प्राप्त करने के लिए। वर्षा का देवता के रूप में वर्षा देवता मानते हैं भूटिया लोग घुरमा देवता को। भूटिया लोग घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के से संबंधित करते हैं। संपत्ति और व्यापार से संबंधित देवता कौन सा भूटिया लोगों का? तो घबला देवता आपका भूटिया जाति को संपत्ति और व्यापार से संबंधित देवता है। उत्तराखंड का इतिहास 3 कालखंडों में विभक्त है। उत्तराखंड का जो इतिहास है वो 3 कालखंडों में विभक्त है। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जो लिखित इतिहास से पहले का है। प्रागैतिहासिक काल स्थल लाखों गुफा खोज MP जोशी, महावीर प्रसाद जोशी ने 1968 में की थी। 1968 में की थी। परीक्षावाणी में ये क्वेश्चन गलत है, सही कर दें। ये परीक्षावाणी में 1963 दिया हुआ है, जबकि ये गलत है, ये सही है। 1968 में MP जोशी के द्वारा लाखों गुफा खोज की जाती है। सबसे पहले लाखों गुफा खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा किए थे। 1968 में MP जोशी के द्वारा किए थे। लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास है। लाखों गुफा कहाँ है? अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दलवैंड में स्थित है। लाखों गुफा सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखों गुफा के पास कौन सी नदी बहती है? सुयाल नदी बहती है। लाखों गुफा में क्या है? पशुओं व मानवों के रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं। पशुओं और मानवों के रंगीन चित्र प्राप्त होते हैं लाखों गुफा से। लाखों गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। लाखों गुफा के शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश की भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। जो लाखों गुफा है, क्वेश्चन इस तरह से फंसेगा। लाखों गुफा की जो शैल चित्र हैं इसकी तुलना किससे की जाती है? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से की जाती है। यहाँ नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है। जो लाखों गुफा यहाँ पे नागफनी के आकार का एक भव्य शिलाश्रय है। लाखों गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। सामूहिक नृत्य या नृतक मंडली है। नृतक मंडली ग्वारखा गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक स्थल ग्वारखा गुफा आपके चमोली में है। यह गुफा आपके चमोली जिले में आता है। चमोली के डुंगरी गांव, ये इस गांव का नाम आप याद रखना पड़ेगा दोस्तों। चमोली के डुंगरी गांव में अल्क नदी के तट पर स्थित है। जो ग्वारखा गुफा है वो डुंगरी गांव चमोली में है और अल्क नदी के तट पर स्थित है। ग्वारखा गुफा से मानव भीड़, बारहसिंगा, 41 रंगीन चित्र मिलते हैं, जिसमें 8 चित्र मानव के थे। ग्वारखा गुफा से क्या मिलते हैं? 41 रंगीन चित्र मिलते हैं और 8 मानव चित्र मिलते हैं। और यहाँ मानव भीड़, बारहसिंगा, 41 रंगीन चित्र मिलते हैं। ग्वारखा गुफा जबकि अल्क नदी के तट पर डुंगरी गांव चमोली में है। ग्वारखा चित्रों का मुख्य विषय, इसका खोज राकेश भट्ट ने ग्वारखा गुफा की खोज की थी। ग्वारखा चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाँक कर भगाना था। क्वेश्चन आएगा कि किस चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हाँका देकर भगाना है? तो ग्वारखा गुफा, जो गोरखे लोग हाँक के भगाते थे पशुओं को, इसलिए ग्वारखा गुफा को हाँक कर देकर भगाना यहाँ का मुख्य विषय है, मेन सब्जेक्ट है। इस गुफा का मेन सब्जेक्ट है। मतलब
पुरातत्व वेदों की नज़रों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। राकेश भट्ट ने एक बार को खोज की थी, चमोली में एक बार को पाया था। प्राग ऐतिहासिक स्थल किमनी गांव चमोली में, ये भी चमोली में पता है किमनी गांव। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडर नदी के तट पर स्थित है। जो किमनी गांव चमोली में जो थराली गांव है, यहाँ पे पिंडर नदी बहती है। पिंडर नदी बहती है। यहाँ से सफ़ेद रंग जो किमनी गांव में, यहाँ से कौन से रंग की प्राप्त होती है, कौन से रंग के चित्र प्राप्त होते हैं? सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार प्राप्त होते हैं। हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त होते हैं, सफ़ेद रंग के मिलते हैं यहाँ पे किमनी गांव से। प्राग ऐतिहासिक स्थल मलारी गांव, 1956 में शिव प्रसाद डोभाल यहाँ पे खोज की थी मलारी गांव चमोली से। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा 2001 में तथा 1983 में मलारी गांव के सर्वेक्षण किया था। मलारी गांव का सर्वेक्षण कब किया था? 1983 में किया था। 1983 में किया था। यहाँ पे क्या मलारी गांव में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिलता है। एक पशु का पूर्ण कंकाल मिलता है मलारी गांव चमोली से, जिसकी पहचान हिमालय पशु जुबू के तौर पर की गई थी। किसकी पहचान, किसकी तरह पहचान की? जिस जुबू पशु, हिमालय पशु है जुबू। कौन सा पशु? हिमालय जुबू पशु हिमालय पशु, इसके तौर पर मिलती है इसकी यहाँ पे खोज, जुबू पशु के तौर पर की गई थी। मलारी गाँव चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। जो मलारी गाँव है भारत का अंतिम गाँव है, आपको पता है, और ये तिब्बत सीमा को टच करता है मलारी में। यहाँ से मलारी गाँव से कितना मिलता है? 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिलता है। सोने का क्या मिलता है? मुखौटा मिलता है यहाँ से, मुखावरण मिलता है जहाँ, तथा साथ में नरकंकाल जो मानव हैं उनके कंकाल भी मलारी गाँव से मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और पाकिस्तान के स्वात घाटी में शिल्प के समान है। जो मलारी गाँव चमोली में है, ये जो चित्र हैं किसके समान है? तो पाकिस्तान के जो स्वात घाटी के समान ही है चित्र। शिव प्रसाद डोभाल ने 1956 में यहाँ सवाघान की खोज की थी। शिव प्रसाद डोभाल ने मलारी गाँव से सवाघान की खोज की थी, 1956 में की थी शिव प्रसाद डोभाल ने। राहुल संकीर्तन ने इस समाधानों की खस जाति का बताया। जो राहुल संकीर्तन ने जो मलारी गांव से सवाघान मिलते हैं, इसको खस जाति का बताया, राहुल संकीर्तन के द्वारा बताया गया है। यहाँ काले व धूसर रंग के चित्र मिलते हैं। जो मलारी गांव है, यहाँ से मलारी गांव से मिलते हैं काले व धूसर रंग के मिलते हैं, काले और धूसर रंग के मिलते हैं और पाकिस्तान के स्वात घाटी के जैसे हैं। ये चित्र धूसर मृदभांड मलारी गाँव वाला। प्राग ऐतिहासिक स्थल लोहेथाप आपका अल्मोड़ा में है। लोहेथाप अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जहाँ लाल रंग लोहे है ना, लोहे मतलब लाल मतलब खून, लोहे मतलब खून, इसका आकार तो वैसे भी लाल होगा। ठीक, लाल रंग के चित्रित शैलाश्रय मिलते हैं लोहेथाप अल्मोड़ा से। यहाँ के शैल चित्रों में मानव को कैसे शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाई गए थे। लोहेथाप अल्मोड़ा से लाल रंग के चित्रित शैलाश्रय मिलते हैं और यहाँ के शैल चित्रों में मानव को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाई गया है। प्रागैतिहासिक पेड़ साल पेड़ बोलेगा ना, तो 1989 पेट 1989 में कन्फ्यूजन ना दोस्तों, पेड़ साल और फड़कनोली। पेट है तो 1989, ये वाला याद रखो 1989 पेट 1989। अब फड़कनोली मतलब 1985। फड़कनोली खोज कभी थी? 1985 में होती है, भैया डेट याद होगा। पेड़ साल अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जहाँ से कत्थई रंग, जो कत्था होता है, कत्था वाला रंग के मिलता है पेड़ साल से मतलब कत्थई रंग के मिलते हैं। कत्थई रंग के मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं पेड़ साल अल्मोड़ा से। पेड़ साल की खोज 1989 में होती है। 1989 में पेड़ साल की खोज अल्मोड़ा से होती है, यहाँ पे कत्थई रंग के मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। फड़कनोली खोज कभी थी? फड़कनोली खोज 1985 में होती है। 1985 में फड़कनोली की खोज होती है। फड़कनोली और पेड़ साल स्थलों की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल को जाता है, जो हमारे इतिहासकार हैं। इन्होंने आपके यशोधर मठपाल के द्वारा जाता है सब खोज करने का श्रेय। फड़कनोली मतलब 1985, पेड़ साल 1989 में इसका खोज करने का श्रेय यशोधर मठपाल को जाता है। ये दोनों स्थल सुयाल नदी, फड़कनोली पेड़ साल और फड़कनोली आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फड़कनोली और पेड़ साल आपके सुयाल नदी के तट पर स्थित है। सुयाल नदी के तट पर स्थित है। फड़कनोली 3 शैलाश्रय प्राप्त हैं। फड़कनोली से कितने हैं? जो फड़कनोली है, फड़कनोली से 3 शैलाश्रय का प्राप्त है फड़कनोली से। अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक शैलचित्र मिलते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल फलसीमा अल्मोड़ा जिले में स्थित फलसीमा नामक स्थान, जो फलसीमा नामक स्थान है अल्मोड़ा में, जहाँ पे फल, अगर आप योग करेंगे, अगर हम योग करेंगे तो हमें फल मिलेगा। योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। योग करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो जो अल्मोड़ा जिले में स्थित फलसीमा नामक स्थान से योग मुद्रा मानव आकृतियाँ मिलती हैं, फलसीमा अल्मोड़ा से मिलती हैं। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कपमार्स मिलते हैं। 2 चट्टानें 2 कपमार्स मिलते हैं। अगर हम योग करेंगे तो हमें फल मिलेगा। तो योग फलसीमा नामक स्थान आपके अल्मोड़ा में है, जहाँ से हम क्या होते हैं? योग करते हुए मुद्राएं प्राप्त होती है। योग करते हुए मुद्रा प्राप्त होती है, योग करते हुए मुद्रा प्राप्त होती है। ऐतिहासिक स्थल बनकोट आपका पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ जिले से 8 मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। पिथौरागढ़ जिले से कितनी मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं? 8। जो आपका बनकोट है, 8 ताम्रपत्र मिलते हैं। 8 ताम्रपत्र मिलते हैं यहाँ पे।
ताम्र आकृतियाँ मिलती हैं आपके पिथौरागढ़ के वनकोट से। वनकोट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, जहाँ से 8 ताम्रपत्र मिलते हैं। वनकोट के ताम्रपत्र आकृति की खोज 1989 में थी, जब आपका पेट फटा। पेट मतलब 1989 का पेट साल खोज होती है जसोधर मटवाल के द्वारा। और ये इसने जो आपका वनकोट पिथौरागढ़ में है, यहाँ से 8 ताम्रपत्र खोज आपका 1989 में होती है, 1989 में की जाती है। राज्य में ताम्र उपकरण वनकोट व भादराबाद स्थल से मिलते हैं। जो ताम्र उपकरण है ये वनकोट, पिथौरागढ़ और भादराबाद हरिद्वार से प्राप्त होते हैं। वनकोट ताम्रपत्र को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया। जो वनकोट का ताम्रपत्र अल्मोड़ा का, वो अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय यहाँ पे संग्रह किया गया है, रखा गया है। प्रागैतिहासिक स्थल हुडली। ये हुडली आपको प्रकाश में पड़ता है। हुडली से नीले रंग के हुडली से प्राप्त शैलचित्र का कलर कैसा है? नीले रंग का। हुडली, जो हुडली वाला शैलचित्र आपका ये कौन से कलर का है? तो जो हुडली वाला है आपका, ये आपका नीले कलर का है। हुडली वाला शैलचित्र कौन सा कलर का है? नीले कलर का। हुडली वाला शैलचित्र आपका नीले कलर का है। और ये आपका हुडली उत्तरकाशी से यमुना घाटी से मिलती है। हुडली यमुना घाटी से मिलती है। हुडली नीले रंग के शैलचित्र मिलते हैं हुडली से। आदिऐतिहासिक काल में प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। इसका प्रमुख स्रोत क्या? आदिऐतिहासिक काल का जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो आपके आदिऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत हैं, मतलब जहाँ से प्राप्त होते हैं। आदिऐतिहासिक काल के प्रमुख चीज़ें प्राप्त होती हैं आपके पौराणिक ग्रंथ से मिलते हैं हमें। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड को देवभूमि किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के क्या गया? मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। ऋग्वेद में मनुष्यों की पूर्ण भूमि ऋग्वेद में कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। उत्तराखंड के लिए उत्तर पूर्व शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर पूर्व शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया था। बद्रिकाश्रम में कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम में किसका निवास बताया गया था? तो वाक देवी को निवास स्थान बताया गया था। कौशिकीय ब्राह्मण में जो बद्रिकाश्रम है, यहाँ पे वाक देवी का निवास हुआ करता था। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में कितने हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है? 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, जम्मू कश्मीर और जालंधर थे। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर आपके 5 हिमालय खंडों का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। माया क्षेत्र उस समय हरिद्वार कहते थे। माया क्षेत्र आपके हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार से हिमालय तक के माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है। जो माया क्षेत्र है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र क्या कहते हैं? केदारखंड कहते हैं। और नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। जो नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से लेके कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया है। केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा जाता है। गढ़वाल के लिए क्या कहा जाता है? केदारखंड किसके लिए कहा जाता है? गढ़वाल के लिए केदारखंड आपको गढ़वाल के लिए कहा जाता है। और मानसखंड आपके कुमाऊं के लिए कहा जाता है। मानसखंड किसके लिए कहा जाता है? मानसखंड आपके कुमाऊं के लिए कहा जाता है। केदारखंड और मानसखंड के जो संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? यहाँ पर ब्रह्मपुर कहते हैं। ब्रह्मपुर कहते हैं। ब्रह्मपुर। केदारखंड और मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुर क्षेत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुर क्षेत्र या खसदेश या उत्तरखंड कहा जाता है। जो केदारखंड है और मानसखंड है, इसके संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खसदेश, उत्तरखंड कहा जाता है। बौद्धिक साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। जो बौद्ध साहित्य है, जो बौद्ध लोग हैं, उनके साहित्य में पाली भाषा में, बौद्ध साहित्य उनकी कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। गढ़वाल क्षेत्र को उनका प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम है, तपोभूमि है। केदारखंड गढ़वाल का नाम है, तपोभूमि गढ़वाल का नाम है, बद्रिकाश्रम भी गढ़वाल का नाम है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन तथा चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। 50 योजन तो आपकी लंबाई है, 50 योजन आपकी लेंथ है। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आपकी लंबाई 50 योजन है और चौड़ाई 30 योजन है। चौड़ाई कितनी? 30। लंबाई कितनी है? 50 तो आपकी लंबाई है, लेंथ है। और थिकनेस कितनी है? चौड़ाई आपकी 30 आपकी चौड़ाई है। 30 चौड़ाई है आपकी। जो केदारखंड में गढ़वाल के सीमाओं की जो सीमा है गढ़वाल की, वो 50 योजन तो लंबाई थी और चौड़ाई कितनी थी? 30 योजन बताई गई थी। केदारखंड व मानसखंड की योजनाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। केदारखंड गढ़वाल के कहते हैं और मानसखंड कुमाऊं के कहते हैं। इस क्षेत्र के जो सीमा का विभाजन करना है, ये बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। जो नंदा देवी पर्वत है ये आपका केदारखंड मानसखंड के सीमाओं के बीच में, केदारखंड मानसखंड को अलग करता है, मतलब गढ़वाल कुमाऊं को अलग करता है नंदा देवी पर्वत। केदारखंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टोंस नदी बोधांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। जो केदारखंड है ये गंगा द्वार से हिमालय तक हुआ, तमसा टोंस कहते हैं, टोंस नदी बोधांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। 1515 ईस्वी के आसपास अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था। 1515 में क्वेश्चन आ रखा था। 1515 में अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीता था तथा तब इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा गया। अजय पाल ने गढ़वाल कब कहा था?
1515 में 1515 में अजयपाल ने गढ़वाल कहा था, गढ़वाल क्षेत्र को गढ़वाल कहा 1515 में। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा संबर, असुर राजा कौन था? संबर ने 100 गढ़ों को, असुर राजा संबर ने 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास को ने नष्ट किया था, इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। जो संबर असुर राजा कौन था? संबर एक असुर राजा था, इसके यहाँ पे 100 गढ़ थे गढ़वाल में, और इसको नष्ट करने का श्रेय इंद्र और सुदास ने किया था। इसको नष्ट, इसके 100 गढ़ों को नष्ट, जो राजा संबर हैं इनके जो 100 गढ़ हैं इनको किसने नष्ट किया था? इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी को माना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में जो कुबेर है इसकी राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी मानी जाती है। अलकापुरी में मनुष्यों की आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य का जो उत्पत्ति जन्म होती है, जब मनु से उत्पन्न होते हैं सभी लोग, सभी मानव जाति की उत्पत्ति आपके मनु से होती है। हम सब मनु के पूर्वज हैं। निवास स्थान इस क्षेत्र को जाता है। अलकापुरी मनुष्यों की जो आदि पूर्वज, मनुष्यों के आदि पूर्वज कौन? मनु का जो निवास है ये बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद और व्यास स्कंद गुफा में वेदिका ग्रंथों की रचना हुई थी। बद्रिक आश्रम के पास जो गणेश गुफा है, नारद गुफा है, मुचकुंद गुफा है, व्यास गुफा है, स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। यहाँ पे ऋग्वेद के अनुसार टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी हेमियान पट्टी में विसोम नामक पर्वत है। हेमियान पट्टी टिहरी गढ़वाल में है। यहाँ पे क्या विसोम नामक पर्वत है, एक किस्म वर्णन का टिहरी गढ़वाल का ऋग्वेद में है। जहाँ पे विसोम पर्वत पे वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम भी है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, और किस पर्वत पे? विसोम पर्वत पे आपका हेमियान पट्टी टिहरी गढ़वाल में, जिसका वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलता है। देवप्रयाग में श्री राम का एक प्राचीन मंदिर है जिसको रघुनाथ मंदिर कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर यहाँ पर देवप्रयाग में पड़ता है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे श्री राम भगवान ने तपस्या की थी, और जो इसकी शैली है ये द्रविड़ शैली में है। जो रघुनाथ मंदिर है ना, देवप्रयाग में जो रघुनाथ मंदिर है इसकी शैली है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये रघुनाथ मंदिर, द्रविड़ शैली में बना हुआ। टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण ने तपस्या की थी। टिहरी के तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण भगवान की थी। राम भगवान ने कहाँ की थी? आपके देवप्रयाग में तपस्या की थी। रामायण कालीन बाणासुर का जो राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था, इसकी राजधानी ज्योतिषपुर या जोशीमठ में थी। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? ज्योतिषपुर या जोशीमठ में थी। रामायण कालीन थे बाणासुर। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। केदारनाथ को भृंगतुंग किसमें कहा गया है? महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का अधिपत्य था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में किस वंश का शासक होता था? तो पुलिंद व किरात जातियों का अधिपत्य था उसमें। महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन मिलता है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। महाभारत के वन पर्व में यह वर्णन मिलता है कि जो पुलिंद राजा था सुबाहु, पुलिंद राजा सुबाहु थी, इसकी राजधानी श्रीनगर में थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। जो सुबाहु थे, जो पुलिंद राजा सुबाहु थे, इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा, इनकी राजधानी श्रीनगर में थी। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। राजा विराट जिसकी राजधानी जोनसार के विराटगढ़ी में थी, जो राजा विराट हैं, राजा विराट इनकी जो राजधानी थी जोनसार भाबर के विराटगढ़ी में थी, जोनसार भाबर साइड। इसकी विराट की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। जो विराट हैं, महाराजा विराट, वो उत्तरा का विवाह किससे हुआ था? अभिमन्यु से हुआ था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम दो विद्यापीठ थे। बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम दो विद्यापीठ थे। प्राचीन काल में कितने विद्यापीठ थे? दो विद्यापीठ थे, एक बद्रिकाश्रम था, एक कर्णवाश्रम था। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के खसों के समय होता है गढ़वाल क्षेत्र में। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा गया। महाभारत में क्या कहा गया है? देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया महाभारत में। तथा समग्र पापों का विनाश भी देवप्रयाग कहा गया है महाभारत में, इसका वर्णन मिलता है आपका। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा जाता है। श्रीनगर को महाभारत में क्या कहा जाता था? श्रीनगर को पहले सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र भी कहा जाता है श्रीनगर को महाभारत काल में। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य के कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था। उलूपी से विवाह का जो आपका अर्जुन भगवान जी हैं, जो पांडव थे, अर्जुन का जो विवाह होता है उलूपी से कहाँ होता है? गंगाद्वार में हुआ था। उलूपी का विवाह कहाँ होता है? गंगाद्वार में हुआ था। अर्जुन का विवाह उलूपी से गंगाद्वार में होता है। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव तथा सुबाहु का शासन था। किसका शासन था? महाभारत काल में गंगा के राज में नागराज कौरव तथा सुबाहु का शासन था महाभारत काल में। महाभारत के वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि, कौन सा ऋषि? लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है जो पांडव हैं वो किसके साथ गढ़वाल आए थे? लोमस ऋषि के साथ गढ़वाल में आए थे। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राण की रक्षा की थी। इसका वर्णन आपका ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में जो प्राणा गांव, कौन सा गांव? प्राणा गांव। गढ़वाल क्षेत्र में प्राणा गांव में प्रलय के बाद जब प्रलय आती है वो उसमें सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा कहाँ की थी? प्राणा गांव जो गढ़वाल में है, जो गढ़वाल में स्थित है प्राणा गांव, यहाँ पे अपने प्राणों की रक्षा की थी।
कण्वाश्रम राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। कण्वाश्रम क्यों प्रसिद्ध है? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण कण्वाश्रम का फेमस है। कण्वाश्रम का कोटद्वार पड़ता है। अब कोटद्वार का नाम कणो है, कणो। गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री, किसकी पुत्री? मेनका की पुत्री है शकुंतला। जो शकुंतला देवी जी है, जो कि गुरु विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म होता है। कण्वाश्रम आपके मालिनी नदी के तट पे से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी? कण्वाश्रम में की थी। कण्वाश्रम पौड़ी जिले में स्थित है। इसका वर्तमान नाम चौकी घाट है। वर्तमान नाम क्या है कण्वाश्रम का? चौका घाट है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौका घाट है। कण्वाश्रम या चौका घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। जब बसंत पंचमी आती है ना, जब फूल खिलते हैं, तो उस समय कण्वाश्रम में मेला लगता है। कुमाऊं क्षेत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा या कच्छ अवतार हुआ था। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत में कांतेश्वर पर्वत है, यहाँ पे भगवान ने स्वयं नारायण जी ने कुर्मा या कच्छ अवतार लिया था। यहाँ पे कांतेश्वर पर्वत में विष्णु भगवान ने कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानस खंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया है। मानस खंड में इस क्षेत्र को क्या है? कुर्मांचल कहा गया है। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में क्या होता है? कुमु। प्राकृत में क्या नाम है कुर्मांचल का? कुमु नाम है, और हिंदी में कुमाऊं बन गया था। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड में कुर्मांचल था। मानसखंड में कुमाऊं का नाम क्या था? कुर्मांचल था मानसखंड में। वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग जातियों का वास होता था। इसका वर्णन आपको वायु पुराण में बताता है। कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग जातियों का वंश किस पुराण के अनुसार मिलता है? तो वायु पुराण के अनुसार मिलता है। वायु पुराण के अनुसार मिलता है हमें इसका वर्णन। जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा में है, जो यक्षों की देवी है, यक्षों के निवास की पुष्टि करती है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में, जाखन देवी का मंदिर, यह मंदिर इस क्षेत्र में यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। जाखन देवी मंदिर आपके अल्मोड़ा में है। इस मंदिर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे यक्षों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा से होती है। इस क्षेत्र के बिनाग, बैरीनाग और बैरीनाग का मंदिर आपके पिथौरागढ़ में, कालीनाग, पिंगलनाग, बासुकीनाग आदि नाग मंदिर हैं, जो यहाँ पर नाग जातियों के निवास की पुष्टि करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग, बैरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकीनाग आदि नाग मंदिर आपके कुमाऊं क्षेत्र में है। यहाँ नाग जातियों के निवास की पुष्टि करते हैं ये मंदिर। नाग मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बिनाग और बैरीनाग मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है, जो आपके नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? बिनाग और बैरीनाग मंदिर, जो पिथौरागढ़ में है, लेकिन नागों की पुष्टि करता है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की थी। भगवान शिव जी भगवान ने तपस्या कहाँ की थी? जागेश्वर में। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में पड़ता है। यहाँ पे आपको भगवान शिव जी भगवान ने तपस्या की थी। इसका वर्णन आपको मानस खंड में मिलता है। कार्तिकेय का जन्म भी, जो भगवान शिव जी भगवान है, उनके पुत्र हैं कार्तिकेय का जन्म आपके जागेश्वर में होता है। जागेश्वर में कार्तिकेय जी का जन्म होता है। जागेश्वर के जटागंगा नदी के तट पे स्थित है। जटागंगा नदी के तट पे स्थित जागेश्वर। कार्तिकेय का जन्म कहाँ होता है? जागेश्वर में होता है। और शिव जी भगवान तपस्या भी कहाँ की थी? जागेश्वर में की थी। कार्तिकेय का जन्म भी जागेश्वर में होता है। जागेश्वर के जटागंगा के तट पे स्थित है। महाभारत के अनुसार ऋषि धौम्या ने सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताया था। धौम्या ने, कौन से ऋषि? धौम्या। जो धौम्या ऋषि हैं, महाभारत के अनुसार हैं, ये जो ऋषि धौम्या हैं, जो सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में बताते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लेख। राज्य में कालसी लेख, लाखामंडल, सिरोली, माणक में शिलालेख मिलते हैं। काल से मिलते हैं, लाखामंडल से मिलते हैं, सिरोली मिलते हैं, माणक में शिलालेख मिलते हैं। जौनसार भाबर स्थित लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त मिलता है। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से मिलता है? जो लाखामंडल है आपका, लाखामंडल से आपका जौनसार भाबर में जो लाखामंडल है, यहाँ से राजकुमारी ईश्वर देवी का अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का निवास शासन था। जो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख प्राप्त होता है लाखामंडल से, इससे यह पता चलता है कि यमुना घाटी में आपके यादवों का निवास शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिलते हैं। देवप्रयाग पर टिहरी गढ़ पड़ता है, वह कल्पनाथ आपके अल्मोड़ा मिलता है। इनमें गुफाओं के अंदर दीवारों में लेख मिलते हैं। नैनीताल व बाड़ावाला का देहरादून विकास नगर पास है। नैनीताल व बाड़ावाल से ईंट पर उत्कीर्ण मिलते हैं। बाड़ावाल से सिल्वर का गुण मिलता है। नैनीताल और बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। नैनीताल और बाड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। गोपेश्वर और बाड़ाहाट, गोपेश्वर चमोली में पड़ता है, बाड़ाहाट आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। यहाँ पे त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं। सती के अशोक चल के त्रिशूल लेख भी मिलते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में छठी शताब्दी के नागपति नाग, 4 नागों के उल्लेख मिलता है, 4 नागराजों को उल्लेख मिलता है। और एक यहाँ पे अशोक चल का उल्लेख मिलता है, जो त्रिशूल लेख मिलते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर, गोपेश्वर व बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिलते हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से छठी शताब्दी से नागपति नाग और 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिलते हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंखलिपि का उपयोग होता है। जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख उत्तरकाशी में, यहाँ पे शंखलिपि का प्रयोग होता है।
देवलगढ़ व कोलसारी के मूर्ति पीठिका मिलता है। मूर्ति पीठिका लिखा मिलता है देवलगढ़ और कोलसारी से। देवलगढ़ और कोलसारी से आपके मूर्ति पीठिका लेख मिलता है। देवलगढ़ और कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त होते हैं। देवलगढ़ और कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिलते हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनिकीरेती तथा सुमाड़ी पौड़ी के मिलते हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिलते हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिलते हैं? मुनिकीरेती और सुमाड़ी से मिलते हैं। कार्तिकेय पूर्व राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर से 4 और पांडुकेश्वर से कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। पांडुकेश्वर से 4 और कंडारा से 1 मिलता है और बैजनाथ से भी 1 मिलता है। कार्तिकपुर राजाओं के ताम्रपत्र का लेख कहाँ से मिलता है? पांडुकेश्वर से कितने लेख मिलते हैं? कार्तिकपुर राजाओं के 4 ताम्रपत्र लेख मिलते हैं और कंडारा से कितने मिलते हैं? कंडारा से 1 मिलता है। बैजनाथ से भी 1 प्राप्त होते हैं। कार्तिकपुर राजाओं के लेख ताम्रपत्र लेख मिलते हैं। पांडुकेश्वर से 4, कंडारा से 1 और बैजनाथ से 1। अल्मोड़ा सिक्के कुलीन शासकों से संबंधित है, जिसमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गौमित्र के नाम लिखित हैं। जो अल्मोड़ा सिक्के हैं, अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्के हैं, इसमें कुलीन शासक से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? कुलीन शासक से संबंधित है। कुलीन शासक सबसे शक्तिशाली शासक आपका अमोघभूति जी हैं। यहाँ पे जो आपके अल्मोड़ा सिक्के में जो नाम है शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और गौमित्र के नाम लिखित हैं, मतलब नाम अंकित मिलते हैं। तीसरी सदी के जो मुद्रा लेख मिलते हैं मोहध्वज कोडवर्स मिलते हैं।